गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो BLS 1 का पेपर हुआ था तो वो अपने ही जो नोट्स थे उन्हीं में से आया था। अभी मैं थ्योरी की क्लास ना लेके एक पेपर की क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद आपको थ्योरी की क्लास जल्दी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, तो आप वहाँ से देख लें। और पेपर जो कल की तरह आया था पूरा अपने नोट्स से, वैसे ही नोट्स आएगा। जो हैंड रिटन नोट्स हो गए उन्हीं क्लास से आएगा। वो भी क्लास हम जल्दी अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा बुक्स पे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या देने हैं। तो ये पेपर है वो है कब का, जून एग्जामिनेशन 2020 का। ओके। और जो PLS है तो वो किसका पेपर है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इससे संबंधित ये पेपर है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे टाइम दिया जाएगा, ये आप सबको पता ही है। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द नेम ऑफ द टेबल्स ऑफ टेबल 6 इन DDC 9th एडिशन। तो जो टेबल्स है 9th एडिशन उसकी सब टेबल्स का नाम मैं आपको लेकर आने वाला हूँ जल्दी थोड़ी वाले। लेकिन अभी हमें 6 टेबल का पूछा गया है। तो 6 टेबल का क्या नाम था? लैंग्वेज, भाषा। अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसके बारे में कंसेप्ट भी है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं अपन। कंसेप्ट है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन टेबल 6 कोर्स फॉर लैंग्वेज। एग्जाम्पल है 21 फॉर इंग्लिश, 91 फॉर हिंदी। दिस आर द एडेड टू बेस नंबर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ ए सब्जेक्ट। जो छठी टेबल है उस पर लैंग्वेज के लिए नंबर दिए गए हैं। डिस्क्राइब्ड ऑफ कलेक्शन नंबर, जो अपनी एक पहले क्लास अपलोड कर रखी है उसके बाद उसमें मैंने आपको CBC एक ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो। CBC का हो गया क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो जब मैंने कलेक्शन नंबर के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ और भी लिखी थी वहाँ पे। क्या लिखी थी? RR। जैसे ही क्लास नंबर लिखोगे उसके ऊपर RR लिख दो। तो रीडिंग रूम, ये हो गया उसका क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर। तो कलेक्शन नंबर क्या है? इसी ने यही पूछा है अपन को। द कलेक्शन नंबर इज ए पार्ट ऑफ कॉल नंबर। तो आपको पता है कॉल नंबर का पार्ट है द इंक्लूड ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ऑफ क्लास कलेक्शन वेयर इज बुक सेल, जैसे रेफरेंस, टेक्स्ट बुक, CD रोम। तो मैंने आपको बताया था RR वाला, वही है ये चीज़, अलग कुछ नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन। नेम ऑफ द डिवीजर ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम किसने दी थी? तो ये दी थी उस SR रंगनाथन ने। कब दी थी? 1933 में। कब दी थी? 1933 में। अच्छा इसमें जो आपके कॉलन है, जैसे ये कॉलन है, इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी। क्या मतलब होता है? एनर्जी आइसोलेट है, उसका रिप्रेजेंट भी कॉलन क्लास है। व्हाट डू यू मीन अबाउट क्लासिफिकेनिस्ट? जो वर्गीकारक है उससे आप क्या समझते हैं? क्लासीफायर का नहीं पूछा है, आप क्लासिफिकेनिस्ट बोला है। एक क्लासिफिकेशन इज ए पर्सन हु डिजाइन द क्रिएट ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मेलविल डेवी, SR रंगनाथ। मेलविल डेवी ने 1876 में DDC बनाया था, SR रंगनाथ ने CC बनाया था। हाँ वो 1933 में बनाया था। जो आदमी एक क्लासिफिकेशन जो स्कीम को बनाता है वो क्लासिफिकेनिस्ट है। जो वर्गीकरण करता है उसे क्लासीफायर कहते हैं। ओके, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। डू यू नॉट कंफ्यूजिंग अबाउट क्लासीफायर एंड क्लासीफिस बुक? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। व्हाट इज पैटर्नल कैटलॉगिंग? जन्म पूर्व सूचीकरण क्या है? तो पैटर्नल कैटलॉगिंग है, पैटर्न कैटलॉगिंग रेफरेंस टू कैटलॉगिंग ए बुक बिफोर द इट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑन द बुक्स ऑफ द टाइटल पेज, सिमिलर एज CIP। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है उसकी तरह ही काम करता है। तो कैटलॉगिंग पब्लिकेशन क्या करता है? जैसे कोई बुक है वो पब्लिश हो रही, उससे पहले ही उसकी प्रकाशन होने से पहले उसका सूचीकरण और वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो वही कैटलॉगिंग पब्लिकेशन, वही पैटर्न कैटलॉगिंग है। अच्छा डिफाइंड ऑफ बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची से आप परिभाषित कीजिए। ए बिब्लियोग्राफी इज ए सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जैसे बुक हो गए, आर्टिकल हो गए, थीसिस हो गया, जो भी होता है उनका
सिस्टमेटिक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है। अरेंज द अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑथर सब्जेक्ट और पब्लिशर। ग्रंथ सूची दस्तावेज एक ही व्यवस्थित सूची में जैसे विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो लेखक विषय प्रकाशक जैसे सामान्य पर आधारित होती है। तो आपको पूछा गया था बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो जैसे समान डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे पुस्तक हो गए, लेख हो गए आदि को व्यवस्थित विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशक लेखक जैसे को सूचित किया जाता है उनको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ग्रंथ सूची पूछा है इसने। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग रट के जाना, मेरे को लग रहा है 99% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ए यूनियन कैटलॉग इज कंबाइनिंग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग डिस्क्राइब द collection of a number of library including the location of each other। संघीय सूची संयुक्त सूची कई पुस्तकालयों को संग्रहण वितरण देती है। ये बताती है कई विशिष्ट पुस्तक की पुस्तकालय में उपलब्ध है। जो यूनियन कैटलॉग है वो क्या होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी को साथ मिला के उनका एक ही कैटलॉगिंग कर ली जाए, उसे यूनियन कैटलॉगिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो लघुरात्मक होते हैं 20 सेक्शन, इनमें आपको 4 ही करने हैं। एक्सप्लेन कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो आप रिकॉल वैल्यू से क्या समझते हैं वो पूछा है इसमें, ठीक है। तो पुनः स्मरण मानक उपसूत्र की व्याख्या करनी है। तो ये किसने दिया था, प्रपोज बाय एस आर रंगनाथन। द कैनन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मल्टी वर्ड्स नेम्स पर्सन इंस्टीट्यूट एंड टाइटल द वर्ड दैट मोस्ट लाइकली टू बी रिमाइंडेड रिकॉल्ड बोलते हैं, जिसे पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। अच्छा, बाय द यूजर शुड बी यूज्ड इन द एंट्री एलिमेंट। जो एंट्री एलिमेंट होता है फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे एंट्री एलिमेंट। इन द कैटलॉगिंग एंट्री फॉर द एग्जाम्पल फॉर ए गवर्नमेंट पब्लिकेशन यूजर रिकॉल द थेरेटी नेम इंडिया रेदर देन द जेनरिक टर्म गवर्नमेंट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादन इस उपसूत्र में कहते हैं कि बहुशब्दीय नाम जैसे व्यक्ति हो गया, संस्थान हो गया या शीर्षक हो गया में जैसे सब पाठक को द्वारा याद रखने में पुनः स्मरणीय जैसे याद रखे जाने पर की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। जो संस्थान होता है उसका नाम याद रखना हो सकता है। तो इसी सूचीकरण प्रविष्टि में शीर्ष पद एंट्री एलिमेंट बनाया जाता है। जो एंट्री एलिमेंट ऐसे एंट्री करते हैं ना, जब कैटलॉगिंग में एंट्री करते हैं ना, तो उस टाइम जैसे कोई लेखक है उनके नाम से या संस्था से हो गया या किसी अन्य ऐसी कोई जो एक अलग से टर्म होता है उसको लेकर जो रीडर है याद करते हैं। तो वो आके आपको पूछे तो आपको ऐसी समस्या ना हो कि बुक ढूंढ ही ना पाओ, तो उसके लिए आपको ऐसी एक एंट्री कर देनी है। अच्छा, डिस्कस एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। तो केंद्रीय सूचीकरण के बारे में आपको बताना है। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग involves one central agency like the Library of Congress for a university head office doing is the cataloging of the multiple members libraries educates economy save money of the duplication of effects। consistency insecure informality of classification number a subject heading across all libraries qualities expert cataloging at the center proposed high quality records time saving local library staff are freed are reference service। केंद्रीय सूचीकरण में एक ही एजेंसी कई सदस्यीय पुस्तकालयों के लिए सूचीकरण का कार्य करती है। लाभ होता है वो क्या होता है, मित्र ये धन और श्रम का दोपहर बचता है, एक रूपता है सभी पुस्तकालयों में वर्गीकरण और शीर्ष में समानता बनी रहती है। गुणवत्ता है केंद्रीय विशेषज्ञ सूचीकरण उस गुणवत्ता को परिष्ठ तैयार करते हैं। समय बचता है, स्थानीय कर्मचारियों का सेवामुख होता है। जो सेंट्रलाइज सूचीकरण कैसा होता है, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके कई सदस्यों पुस्तकालय की सूचीकरण का कार्य करते हैं और वो ही नीचे के जो सबऑर्डिनेट
उसके होते हैं ना पुस्तकालय, उनमें भी वही कैटलॉगिंग चलती है। तो उससे क्या क्या होता है, मितव्ययिता होती है, एकरूपता होती है, गुणवत्ता भी होती है और समय भी बचता है। फंक्शन ऑफ कैटलॉगिंग, यूनियन कैटलॉगिंग वापस आ गया आपके संघीय सूचीकरण वर्णन कीजिए। तो फंक्शन लोकेशन टूल का क्या होता है, इसमें हेल्प्स लोकेट ए बुक अवेलेबल इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी और इंटर लाइब्रेरी लोन फंक्शन ब्रोविंग बुक्स फॉर अदर लाइब्रेरीज। जो अन्य लाइब्रेरी से पुस्तक का ऋण लेना होता है उसे इंटर लाइब्रेरी लोन बोलते हैं। कोऑपरेटिव एक्विजिशन हेल्प्स लाइब्रेरीज अवॉइडिंग बाय अनएक्सपेंसिव डुप्लीकेट्स इन इफ दे अवेलेबल नियरली। अगर आपके पास में कोई बुक्स है तो उसको अवॉइड करता है कि आप वो ना खरीदें। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल्स सेव्स एज ए मास्टर लिस्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन ए रीजनल नेटवर्क। स्थानीय निर्धारण ये पता लगाने में मदद करता है कि पुस्तकालय में किसे पुस्तकालय में उपलब्ध है, कोई पुस्तक है वो किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। इंटर लाइब्रेरी में दूसरे लाइब्रेरी से पुस्तक ऋण लेना हो गया। सहकारी अधिग्रहण क्या हो गया, यदि कोई महंगी पुस्तक पास के पुस्तकालय में है तो उसे दोबारा ना खरीदने धन बचाने की मदद करता है। और ग्रंथीय नेत्रालय किसी क्षेत्रीय नेटवर्क के उपलब्ध साधन का एक मुख्य सूची के रूप में कार्य करता है। लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, जो स्थानीय विभिन्नता का सूत्र है उसको समझाइए। ये मैं आपका नोट्स लेके आऊँगा, उसमें और भी ज़्यादा बढ़िया से लिख रहेगा। इसमें तो क्या है, ये तो एक पेपर्स के उत्तर बनाए हुए हैं टाइप करके, तो जो बनाते हैं वैसे ही थोड़ा ऊपरा ऊपरी लेते हैं। उसमें क्या पूरा लिख रखा है, कम लिख रखा है लेकिन उतना लिख रखा है जितना आपके लिए इनफ हो। तो उसमें से आपको ज़रूर एक बार वो क्लास लेके ही जानी है। जैसे कि पिछली बार हमने 35 मिनट की क्लास थी, पूरा पेपर उसी में से आ गया था। इस बार मेरी और गारंटी है उसी में से आएगा। दिस लॉ सजेशन दैट द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग कोर्स शुड बी allow some flexibility to meet the specific needs of the local library. A library should be able to adjust this scheme to suit under race, language and culture without violating the core principle. ये सूत्र सुझाव देता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और सूचीकरण के नियमों को स्थानीय पुस्तकालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक लचीलापन होना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण और कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन नियमों और स्थानीय पुस्तकालयों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये पुस्तकालयों में अपने पाठक की रुचि एवं भाषा एवं संस्कृति के अनुसार उसमें थोड़ा बदलाव करने की अनुमति भी देता है। ये कहता है कि जैसे लोकल वेरिएशन कैसे, जैसे मान लीजिए अपने जो यहाँ मारवाड़ी है तो अपने यहाँ मारवाड़ी में कोई किताब आती है तो उसका मारवाड़ी में ही एंट्री कर सकते हो आप, क्योंकि आपको लोकल वेरिएशन का ध्यान रखना है। लाइब्रेरी इन इंडिया मीट्स गिव्स वोटर क्लासिफिकेशन उदाहरण है ये। क्लासिफिकेशन नंबर इन इंडियन हिस्ट्री कंप्राइज अमेरिकन हिस्ट्री डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डीसी डिस्कस ऑफ टाइप ऑफ चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग में अलग अलग दे रखे हैं। जैसे ऐसा रंगनाथन ने क्या कह रखा है, डिवाइसेस सब्जेक्ट्स हेडिंग फॉर द क्लास नंबर द लिंक्स क्लासिफिकेशन इनटू फ्रेज। फॉल्स लिंक है वो सिंबल से हो गया। अनसॉर्ट लिंक हो गया वो रिप्रेजेंटिंग कंसेप्ट यूजुअल लाइकिंग सर्च फॉर, जैसे हिस्ट्री ऑफ हो गया। शॉर्ट लिंक हो गया ए लिंक रिप्रेजेंट की यूज विल सर्च, जैसे एजुकेशन फिजिक्स उनसे हो गया। और जो एक हो गया मिसिंग लिंक, जिसमें आपको लिंक मिलता ही नहीं है वो मिसिंग लिंक है। एक कोऑपरेटिव ए कंसेप्ट ऑफ नो एक्सेप्टेशन इन क्लास नंबर बट इम्प्लीकेट ओपन वर्ड। जैसे देखिए मैं इसमें बता देता हूँ। फॉल्स लिंक है उसमें आपके सिंबल का चिन्ह होगा जिसमें पाठक खोजने की संभावना नहीं रखता है, वो अनशॉर्ट लिंक हो गया। जिसमें पाठक खोजने की संभावना रखता है वो हो गया शॉर्ट लिंक। और जिसमें अवधारणा वर्ग से स्पष्ट नहीं है कि लेकिन अंतर्निहित होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लेबर के बारे में सर्च कर रहे हो तो लेबर में आपको एक वर्ड आता है, मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसमें जाके आपको लेबर मिलता है तो वो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए मिसिंग कड़ी कहते हैं उसको। डिस्कस विथ एग्जाम्पल इंटर एरे फेज रिलेशन। तो
फेज रिलेशन की मैं पूरी टेबल लेके आने वाला हूँ जल्दी, उससे आप देख लेना। फेज रिलेशन डील्स विद द रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट। इंट्रा एरे का पूछा है तो इंट्रा एरे में क्या होगा, स्पेसिफिकली अकोर्स बिटवीन टू आइसोलेट बिलोंगिंग द सेम एरे। जो एरे होता है उसके सेम आइसोलेट होने चाहिए, सेम लेवल ऑफ द डिवीजन विद इन द सेम फैसेट से होने चाहिए। वो डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, जो रूरल डिफरेंस हो गया ना, ये आ गया ना डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, दे बोथ रूरल एंड अर्बन बिलोंगिंग टू सेम एरे अंडर सोशियोलॉजी उसके अंदर ही ये दोनों एरे आते हैं। टाइप जनरल बेसिक कंपैरिजन डिप्रेशन इन्फ्लुएंस, ये इसमें 5 दे रखे हैं, लेकिन 7वें एडिशन में कितने हैं, 6 टूल और जोड़ दिया गया है। अपन को यही याद रखना है, TUVWY। ओके, जैसा हमने 2 विषयों के संबंध के साथ दर्शाता है, अतः पंक्ति संबंधित विषय रूप में एक पक्ष के एक ही पंक्ति के 2 एकल के बीच होता है। ग्रामीण और शहरी समाज के बीच अंतर, ग्रामीण और शहरी दोनों समाज अंतर्गत आते हैं। ओके, डिस्कस अबाउट 2 डिवाइसेस ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन 6-7 डिवाइसेस दी गई है, तो उसमें से 2 का आपको चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है जोग्राफिकल डिवाइस, यूज जोग्राफिकल नंबर स्पेस आइसोलेट फॉर्म द ए क्लास नंबर इज एंटरलाइट 44 हो गया, इंडिया के लिए हो गया। क्लासीफाई इंडियन टू क्लासीफाई इंडियन हिस्ट्री। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस जो होती है, यूज द पीरियोडिकल टाइम आइसोलेट है, उसको क्रोनोलॉजिकल डिवाइस स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओपन यूज द ऑथर ऑफ सिस्टम एंड डिफाइंड इन द ईयर्स। तो ये हिंदी में तो आप इनको आराम से समझ सकते हो, इसमें तो कोई हार्ड वाला काम है नहीं। जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझते हैं। 5 मूलभूत श्रेणियों को साधारण विस्तृत कीजिए। एक्सपोर्टेड 5 फंडामेंटल कैटेगरी विथ एग्जांपल्स। जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी, पहले तो बताइए 5 फंडामेंटल कैटेगरी कौन सी है, PMEST। अच्छा, तो ये किसने दी थी, SR रंगनाथन ने। SR रंगनाथन postulate the all knowledge of analysis into the 5 fundamental category now as PMST. Personality, P. Symbols, the most exclusive category. Its core subject is identified by the method of rigidity. जो इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है वो उल्टा होता है। जैसे इसका आइडेंटिफाई करने का उल्टा होता है, TSEMP होता है, और जो बच जाता है वो किस में आ जाता है, पर्सनैलिटी में। इसे इसलिए रिजूटी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजूटी मेथड भी कहते हैं। इधर का लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिजूट्स। एक्सप्लेन हो गया जैसे इन ह्यूमन बॉडी द ऑर्गन ऑफ पर्सनैलिटी, इन लिटरेचर द ऑथर ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, मैटर का सिंबल क्या होता है, P का तो हो गया कॉमा, मैटर का हो गया सेमीकोलन, रिप्रेजेंटिंग मटेरियल और प्रॉपर्टी, जैसे गोल्ड हो गया, कॉइन हो गया, पेपर करेंसी हो गया, जो भी होते हैं वो प्रॉपरली लाइक बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी उनसे होता है ये। एनर्जी जो सिंबल होता है कोलन होता है, ये अपने पहले भी डिस्कस किया था। रिप्रेजेंट एक्शन, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। एक्सप्लेन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डिजनेस हो गया, फार्मिंग हो गया, टेक्निक टीचिंग हो गया। स्पेस का सिंबल होता है डॉट, रिप्रेजेंट जोग्राफिकल लोकेशन को करता है, एशिया, इंडिया, लंदन। टाइम में रिप्रेजेंटिंग क्रोनोलॉजी को करता ही है, जैसे हो गया आपके क्लास नंबर हो जो 20th सेंचुरी हो गया, 1947 हो गया। तो 1947 को कैसे लिखें, 47। या भी आपको मैं जो वो लेके आऊँगा ना अगला वाला क्लास, उसमें पूरा दे रखा है। डिस्कस द मटेरियल ऑफ डिटरमाइन ऑफ द कार्ड फ्रॉम द कैटलॉगिंग। पत्र स्वरूप सूची के गुण या दोष का विवेचन कीजिए। जो सूचीकरण करते हैं ना उसके बारे में कुछ पूछा है इन्होंने। पत्र स्वरूप सूची के गुण या दोषों के बारे में बताना है। तो अपन पहले बता रहे गुण, क्या बताएंगे, गुण है। तो गुण क्या है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन होना चाहिए। न्यू कार्ड्स कैन बी इंटरेस्टेड और ओल्ड वंस रिमूव इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर। दिस कीप्स द कैटलॉगिंग ऑलवेज अप टू डेट। जैसे हमेशा कैटलॉगिंग को वो हमेशा नए समय के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ओल्ड कार्ड को रिमूव करके नए तरीके से कार्ड बनाना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, कार्ड आर द मेड
ऑफ द थिक पेपर लिस्टिंग लॉन्गर देन रजिस्टर्ड। ऐसे पेपर से बनाना चाहिए, मोटा होना चाहिए जो लंबे समय तक टिके। एक्सेस कैन बी यूज बाय मल्टीपल पीपल्स समटोमली डिफरेंस डिवर्स, जैसे कई लोग एक साथ अलग अलग दराजों में उपयोग कर सकते हैं इसका। स्टैंडर्डाइजेशन द स्टैंडर्डाइज साइज 12.5 इंटू 7.5 यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। तो 12.5 से 7.5 5 इंटू 7 इंचेज में होनी चाहिए। स्पेस क्या होना चाहिए? ऑक्रोजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट है उसका स्पेस थोड़ा मोटा होना चाहिए। कॉस्ट होनी चाहिए कैबिनेट एंड कार्स आर एक्सपेंसिव कंपेरेटिव टू बुक्स मटेरियल, जो रजिस्टर की तुलना में ये महंगा होना चाहिए। और टाइम है कंसेसिंग कार्ड्स टेक्स लॉन्गर देन द स्पेसिंग पेजेस इन द लिस्ट, जो लॉन्गर टाइम तक चलने वाले होने चाहिए। अच्छा, इसमें हिंदी में भी देख लो। इसमें लचीलापन नए कार्ड को आसानी से हटाया जा सके, आसानी से जोड़ा जा सके और या हटाया जा सकते, ऐसी सूचीकरण अज्ञात रहना चाहिए। कार्ड मोटे और कागज से बने होने चाहिए, लंबे समय तक के पहुँचाए, कई लोगों तक अलग अलग समय में पहुँचाए। जैसे मानकीकरण आपको पता ही है। कैबिनेट स्थान क्या, कैबिनेट में रखने के लिए पुस्तकों में काफ़ी जगह घेरता है, बिल्कुल घेरता है। ये लागत रजिस्टर्स की तुलना में ये महंगा होता है, बिल्कुल ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है ये। पोर्टेबिलिटी, इसे कहीं ले नहीं जा सकता है, पाठक को पुस्तकालय आना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल आना ही पड़ता है, ले जाया नहीं जा सकता। अच्छा, क्वेश्चन अगला क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ निमोनिक्स? डिस्क्राइब द एक्सप्लेन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द निमोनिक्स रिकॉर्डेड बाय एस आर रंगनाथन। स्मृति सहायक अंकों का क्या लाभ है? इस रंगनाथन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के स्मृति अंक सहायक अंकों का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। जो निमोनिक्स है वो किससे एड्स होता है? हेल्प्स टू रिमेंबर द कोर्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। इट्स अलाउ द सेम कंसेप्ट ऑफ द रिप्रेजेंट बाय द सेम नंबर अक्रॉस मेन क्लासेज। काइंड ऑफ निमोनिक्स क्या होते हैं? रंगनाथन के अनुसार अल्फ़ाबेटिक होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक होते हैं। सेमिनल निमोनिक यूज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट डीप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अक्रॉस द क्लासेज, जो आपके अलग प्रकार से होते हैं। ये थोड़े सेमिनल होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट को कंसेप्ट करते हैं। और शेड्यूल निमोनिक्स स्टैंडर्ड विद स्पेसिफिक नंबर अलाउस द सेम थिंग, जो सेम थिंग्स होती हैं उनके लिए एग्जाम्पल है। जैसे द नंबर 1 रिप्रेजेंट यूनाइटेड गोल्ड वर्ड बिगिनिंग, द नंबर 4 रिप्रेजेंट वेथोलॉजी के डिस्कस। ये सेमिनल निमोनिक्स है। अच्छा है। और सिस्टमेटिक निमोनिक्स क्या है? यूजिंग कंसिस्टेंट ऑर्डर लाइक ऑफ लेटर इन टाइम स्पेशल। जो सिस्टमेटिक निमोनिक्स है उसमें सेमोनिक निमोनिक्स का ही काम में लिया जाता है। हिंदी में आप पढ़ लो आराम से। अल्फ़ाबेटिक में तो वर्ग के अनुसार रचना या शेड्यूल में मानक तुलना के विशिष्ट संख्याओं का अर्थ समान होता है। जैसे 4 का पेडोलॉजी भी हो गया और डिजीज़ भी हो गया, प्रॉब्लम्स भी हो गया, तो वो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अच्छा, सेमिनल्स का क्या था? सबसे महत्वपूर्ण किसी गहरे मूर्छ विचार के एक ही अंक से उपयोग करना, वही सेमिनल में होता है। लेकिन शेड्यूल्स में क्या होता है? जैसे शब्दकोश के लिए एक ही कोड हो, शब्दकोश के लिए जैसे एक ही कोड होता है वैसे होता है ये। इसका उदाहरण भी दे रखा है। डिस्कस ऑफ कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। कितने कैनन होते हैं भाई? 6 ही होते हैं। ऐसा 9 कैनन होते हैं, जो ये पहले 6 दिए थे, फिर 2 दिए थे, फिर 1 दिया था, ऐसे दिया था। इसलिए 6 पहले एडिशन में दिए थे, फिर सेकेंड एडिशन 2 दिए थे, फिर 1 दिया था, लास्ट में दिया था रिकॉल वैल्यू। तो रंगनाथन formulated 9 canons cataloging guidelines creating cataloging to ascertainability. Canon of ascertainability. Information to cataloging entry must be taken 1 hour for one title page of the and its verso page. और जो कैनन ऑफ
इम्पोर्टेंस क्या कहता है, इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन लाइक ऑथर्स नेम शुड बी प्लेस्ड इन द लीडिंग सेक्शन टू बी नोटिस फर्स्ट। जो लेखक का नाम होता है सबसे पहले लिखा जाता है। कैनन टू इंडिविजुअलाइजेशन एवरी एंट्रीज मस्ट बी हैव यूनिक नेम, जैसे हर एक चीज़ का यूनिक नेम होना चाहिए। इफ़ टू ऑथर्स हैव द सेम नेम एंड ए DOB ईयर्स डिफरेंस, जो भी आपको उस पर डिफरेंस वो करना है। शॉर्ट हेडिंग क्या होता है, हेडिंग शुड बी चूज बेस्ड ऑन दी व्हाट यूजर आर लाइकली टू बुक्स फॉर, जैसा जो रीडर है उसको सर्च करे या बोलता है ज़्यादातर यूज़ लेता है उसी हिसाब से आपको करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रूल शुड बी चेंजेस इफ़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइब्रेरी चेंज, रूल्स हमेशा चेंज किए जा सकते हैं। परमानेंस क्या कहता है, द एंट्री एलिमेंट शुड बी परमानेंट, जो एंट्री एलिमेंट है वो हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, इससे कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। करेंसी क्या कहता है, यूज़ द टर्मिनोलॉजी करंट टर्मिनोलॉजी, जैसे अभी जो वर्तमान में शब्द यूज़ किए जा रहे हैं उसको लेना है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, सिमिलर डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, जो समान डॉक्यूमेंट होते हैं उसको समान के रूप में काम में लेना है। जैसे कैनन ऑफ प्योरिटी क्या कहता है, डू नॉट मिक्स प्रपोजेज, उनको हमेशा मिक्स नहीं करना है। तो इसमें देखिए ऐसे टर्मिनोलॉजी क्या करता है, जो जानकारी केवल शीर्षक और वर्षों पेज से ही ली जाएगी, उसके पीछे के पेज से ली जाएगी। प्रबलता क्या कहते हैं, मुख्य जानकारी, जैसे लेखक का नाम ऊपर ओ या प्रमुख स्थान पर लिखा जाता है। लेखक का नाम जब आप CC में एंट्री करते हैं सबसे पहले लिखते हैं, आपको पता हो तो। और जो इंडिविजुअलाइजेशन क्या कहता है, हर एंट्री अलग प्रकार की होनी चाहिए, समान नाम से नहीं होनी चाहिए। वंचित शॉर्ट हेडिंग क्या कहता है, शीर्षक होना चाहिए, उसके पाठक के द्वारा खोजने जाने की संभावना होनी चाहिए। जो शीर्षक है वैसा होना चाहिए जो पाठक खोजे। कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ बदलने के नियम बदलना चाहिए, जैसे आपने उसका रेफरेंस ही बदल दिया तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। परमानेंस क्या, नाम ऐसा जो बार बार ना बदले, हमेशा के लिए स्थिरता रहे। करेंसी वर्तमान शब्दों का प्रयोग करना ही है आपको। कंसिस्टेंसी समान प्रबलों सूचीकरण समान तरीके से होना चाहिए। प्योरिटी उद्देश्य मिलना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य आपको नहीं मिलना चाहिए। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये 2 तारीख को एग्ज़ाम है आपके, कब है, 2/2/2026 को आपके एग्ज़ाम है। अच्छा, जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग जितने भी टीचर ने सोल्व कराया था उसमें नेपली से ना वो किसी ने नहीं करवाया था, लेकिन अपन ने वो भी कराया था। DP चट्टोपाध्याय, मेरी नोटबुक के नोट्स हैं, 35 मिनट की क्लास है, उसमें देख लेना आप। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लोगों ने नहीं करवाई होगी फिर भी अपन ने करवा रखा था। दिल्ली वाला भी मैंने लास्ट में कल करवाया था, क्लास अपलोड की थी, जो पेपर था उससे 4-5 घंटे पे 6 घंटे पहले क्लास अपलोड की थी, उसमें से आ गया था दिल्ली वाला भी। और बहुत आसान क्वेश्चन आए थे कल, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन आया नहीं था कोई सा भी, और अच्छा गया था पेपर सबका। रेस्पॉन्स तो किसी ने दिया नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक पेपर देखा है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से था। एक क्वेश्चन जो आपको थोड़ा, अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो तो ध्यान ही रखना चाहिए कि लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। लाइब्रेरी शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का लाइब्रेरी शब्द है, उस पर उत्पत्ति हुई है। बाकी सारे क्वेश्चन अपने से ही थे। नेपलिस वाला अपने से था, रिसोर्स शेयरिंग वाला तो अपने बहुत बार अपने डिस्कस किया था। एकेडमिक लाइब्रेरी की थी, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी इंस्टीट्यूशन का किया था, रिसोर्स शेयरिंग वाला किया ही था, फर्स्ट लॉ के किया था, 5 लॉ के किए थे अपने। फर्स्ट लॉ का ही पूछा इसने, फर्स्ट लॉ पे कल बहुत सारा जोर दिया हुआ था। फर्स्ट लॉ का पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पूछा गया था, ठीक है। तो आप पेपर वो भी अच्छा गया, आई होप ये भी अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, धन्यवाद।